साल 2022 में क्रिसमस से एक दिन पहले की शाम है। डैन पहले सेना में सार्जेंट थे, लेकिन अब वह स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इस समय उन्हें अपनी पत्नी एमी और अपनी बेटी मुरी की पार्टी की तैयारी में मदद करनी चाहिए, लेकिन परिवार की मदद करने की जगह वह अपने फोन पर एक प्रयोगशाला में अपनी मनचाही नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। दुर्भाग्य से उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाहर जाकर गुस्से और निराशा में थोड़ी नाराजगी दिखाने के बाद डैन घर के अंदर आता है और अपनी बेटी के साथ सोफे पर बैठ जाता है। वह उसे याद दिलाता है कि कभी कभी हमें वही काम करना चाहिए जिसे कोई और करने को तैयार नहीं होता। इसके बाद पूरा परिवार एक जरूरी फुटबॉल मैच देखने लगता है। अचानक खेल रुक जाता है क्योंकि मैदान के ऊपर धुएं और बिजली से बना चमकता हुआ बादल प्रकट होता है और उसमें से लोग बाहर आने लगते हैं। वे लोग सैनिक जैसे दिखते हैं और उनका नेता लेफ्टिनेंट हार्ट है। वह सबको बताते हैं कि वे साल 2051 से आए हैं। लेफ्टिनेंट बताता है कि व्हाइट स्पाइक्स नाम की एक एलियन प्रजाति ने धरती पर हमला कर दिया है और ज्यादातर इंसान मारे जा चुके हैं। इसलिए वे सैनिक वर्तमान समय के लोगों से भविष्य में जाकर युद्ध में मदद करने की विनती करने आए हैं। समय बीतने के साथ दुनिया के देश अपने अपने सैनिक भविष्य में भेजते रहते हैं, लेकिन यह कभी काफी नहीं होता। भविष्य से और लोगों की मांग होती रहती है और जो लोग जाते हैं उनमें से केवल 25% ही वापस लौट पाते हैं। जब सेना के प्रशिक्षित सैनिक कम पड़ जाते हैं तो सरकार आम नागरिकों को भी जबरन भर्ती करना शुरू कर देती है। इससे सड़कों पर हंगामा और दंगे शुरू हो जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें ऐसे भविष्य के युद्ध में नहीं भेजा जाना चाहिए जो अभी उनके जीवन को सीधे प्रभावित नहीं करता। डैन अपनी शिक्षक की नौकरी करता रहता है, लेकिन छात्र पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे भविष्य में मर ही जाएंगे तो पढ़ाई का क्या फायदा। सिर्फ एक छात्र मार्टिन अलग है। उसे ज्वालामुखियों का बहुत शौक है और वह हमेशा उन्हीं के बारे में बात करता रहता है। तभी डैन के फोन पर एक जरूरी मैसेज आता है कि उसे सेना में भर्ती कर लिया गया है। डैन सेना के केंद्र पर जाता है जहां उसकी जांच होती है। जांच से पता चलता है कि वह 7 साल बाद मरने वाला है, इसलिए उसे भविष्य में भेजा जा सकता है। अचानक उसके हाथ में दर्द होता है और उसे पता चलता है कि उसके हाथ पर एक धातु का उपकरण लगा दिया गया है। उसे बताया जाता है कि यह डिवाइस भविष्य में उसका लोकेशन ट्रैक करेगा। 7 दिन भविष्य में रहने के बाद वही उपकरण उसे वापस वर्तमान में ले आएगा। डैन एमी को बताता है कि वह अपने हाथ में लगे सरकारी ट्रैकिंग डिवाइस को हटा नहीं सकता। तब एमी उससे कहती है कि वह अपने पिता से मदद मांगे, जिनसे डैन कई सालों से नहीं मिला है क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन में छोड़ दिया था। अपने परिवार के लिए डैन अपना घमंड छोड़ देता है और अपने पिता जेम्स से मदद मांगने जाता है, लेकिन जेम्स को शक होता है कि सरकार ने डैन को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। आखिर में डैन उस ट्रैकिंग डिवाइस को हटवा नहीं पाता और उसे उसी हालत में अपने हाथ में लगा रहने देना पड़ता है। डैन घर जाकर अपने परिवार को बताता है कि उसे भविष्य में जाना पड़ेगा। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह जरूर वापस लौटेगा। अगले दिन डैन ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है। वहां उसकी दोस्ती चार्ली नाम के वैज्ञानिक से और डोरियन नाम के सैनिक से होती है जो तीसरी बार भविष्य के युद्ध में जा रहा है। उन्हें समझाया जाता है कि टाइम लिंक ऐसी है जैसे एक बहती नदी में 2 नावें हों। यह केवल 2 तय बिंदुओं के बीच ही चल सकती है। इसका मतलब है कि वे सिर्फ साल 2022 और 2051 के बीच ही आ जा सकते हैं। वे युद्ध शुरू होने से पहले का समय नहीं चुन सकते। कुछ समय बाद जब सभी प्रशिक्षु आराम कर रहे होते हैं, तभी अचानक अलार्म बजता है और बताया जाता है कि अब उन्हें जाना है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 7 दिन की ट्रेनिंग मिलनी थी, लेकिन उन्हें समझाया जाता है कि भविष्य यह तय नहीं कर सकता कि मदद कब चाहिए। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो टाइम लिंक चालू हो जाता है। वही चमकता हुआ बादल उन्हें निगलकर भविष्य में ले जाने लगता है। उन्हें मियामी बीच पहुंचना था, लेकिन कंट्रोल रूम में लोकेशन सेटिंग में गलती हो जाती है। वे लोग सीधे शहर के ऊपर आसमान में प्रकट होते हैं और एक ऊंची इमारत पर गिर जाते हैं, जिससे कई लोग तुरंत मर जाते हैं। बाकी लोग बच जाते हैं क्योंकि वे एक स्विमिंग पूल में गिरते हैं और तैरकर बाहर निकल आते हैं। टीम चारों तरफ देखती है और मियामी शहर को पूरी तरह बर्बाद और खंडहर बना हुआ पाती है। वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। तभी एक कर्नल उनसे संपर्क करता है और बताता है कि शहर एलियनों से भरा हुआ है और जल्द ही वहां भारी बमबारी होने वाली है। उनका मिशन है कि वे एक रिसर्च टीम को बचाएं जो एक लैब के अंदर फंसी हुई है। कर्नल जानता है कि डैन पहले सेना में था, इसलिए वह उसे टीम का नेता बना देता है। डैन टीम को शहर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। हर जगह उन्हें तबाही और मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। उन्हें लैब मिल जाती है। अंदर उन्हें एक मरा हुआ एलियन दिखता है और डोरियन उसका एक पंजा यादगार के तौर पर रख लेता है। अंदर जाकर उन्हें रिसर्च टीम मिलती है, लेकिन वे सब मर चुके होते हैं क्योंकि यह एलियनों का जाल था। कर्नल उनसे कहता है कि वे एक जिंदा एलियन पकड़ कर लेकर आएं।
टीम को शोध की सारी कॉपियां इकट्ठा करनी है और जल्दी करना है, क्योंकि अगर आसपास लाशें पड़ी हैं तो व्हाइट स्पाइक्स फिर से आ सकते हैं और जेट लड़ाकू विमान भी पास आ रहे हैं। टीम जरूरी सामान उठाने के लिए दौड़ती है और फिर जितना हो सके उतना चुप रहते हुए नीचे की तरफ जाने लगती है। तभी एक सदस्य को आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर देखता है और तब उन्हें पहली बार पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स दिखने में कैसे होते हैं। एलियन अपने टेंटेकल से एक नुकीली कील जैसा हथियार निकालकर एक सदस्य को मार देता है और टीम तुरंत गोलियां चलाने लगती है। गोलियां एलियंस की मोटी चमड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती, लेकिन वे उन्हें थोड़ा धीमा जरूर कर देती हैं। इसी बीच टीम सीढ़ियों से नीचे भागकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। रास्ते में कई सदस्य मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, लेकिन डोरियन आता है और बताता है कि एलियन की गर्दन और पेट ही उसकी कमजोर जगह है और उसी तरह मारकर उन्हें बचाता है। बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए टीम सड़क पर दौड़ती है जब तक कि उन्हें बचाने के लिए आ रहा टैंक दिखाई नहीं देता। लेकिन दुर्भाग्य से एलियंस टैंक तक पहले पहुंचकर उसे तबाह कर देते हैं। अब टीम के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और वे छिपने की जगह भी ढूंढते हैं। जैसे जैसे सदस्य मारे जाते हैं, बाकी लोग एक सुरंग में गिरते हैं और डैन एक घायल प्रशिक्षु को बचाने के लिए रुक जाता है। इससे टीम रुक जाती है और 2 प्रशिक्षु पीछे रहकर एलियंस को रोकने का फैसला करते हैं ताकि बाकी लोग बच निकलें। तभी जेट विमान पहुंचकर पूरे इलाके पर बम गिराते हैं। वे डोरियन को पाते हैं, जो कहता है कि बाकी सब मर गए और डैन को डांटता है कि रुकने से और लोग खतरे में पड़ सकते थे। डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और अब उसकी मौत का समय वही तय करेगा। तभी डैन को कर्नल से मिलने के लिए बुलाया जाता है। जब कोई उसे उसके पुराने नाम से बुलाता है तो डैन देखता है कि वह बड़ी हो चुकी मुरी है। मुरी अब वैज्ञानिक है और उसी आर फोर्स की प्रमुख शोध करता है जिसे डैन ने शुरू किया था। मुरी कहती है कि वह उसे भावनाओं के लिए नहीं लाई, बल्कि काम के लिए मदद चाहिए, और वह उससे ठंडे और प्रोफेशनल तरीके से बात करती है। वह एक खास व्हाइट स्पाइक की वीडियो दिखाती है जो ज्यादा खतरनाक और दुर्लभ है और जमीन के नीचे घोंसला बनाती है। नर एलियन उसकी रक्षा में जान दे देते हैं क्योंकि वे अपनी जाति के बचाव की परवाह करते हैं। सेना जिन बमों का इस्तेमाल कर रही है उनमें मुरी का बनाया हुआ जहर है और वह अब तक नर व्हाइट स्पाइक्स को आसानी से मार रहा है, लेकिन मादा एलियन उस जहर से नहीं मरी। इसलिए मुरी को एक मादा व्हाइट स्पाइक पकड़ने के लिए डैन की मदद चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि वे ऐसा ताकतवर जहर बना पाएंगे जो एलियंस की बढ़ती संख्या को रोक सके। टीम मिशन के लिए तैयार होकर हेलीकॉप्टर से निकलती है और रास्ते में मुरी डैन को सारी घटना बताती है। एलियंस साल 2048 में रूस में अचानक प्रकट हुए और वे सैटेलाइट और रडार से भी छिपे रहे। डैन पूछता है कि उसकी मौत से पहले क्या हुआ था, लेकिन मुरी उस बात को छेड़ना नहीं चाहती। थोड़ी देर बाद वे एलियन के घोंसले पर पहुंचते हैं, जहां सैनिक मादा व्हाइट स्पाइक को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मादा एलियन गुस्से में सैनिकों पर हमला करती है और कई सैनिक मारे जाते हैं। मुरी उसकी गर्दन पर सही निशाना लगाती है, जिससे बाकी सैनिक उसे रस्सियों से कसकर बांध पाते हैं। पकड़े जाने पर मादा एलियन जोर से चीखती है और दूसरे एलियंस वहां आ जाते हैं। जब मादा मुरी पर हमला करती है, डैन नीचे कूदकर कई एलियंस पर गोली चलाता है और अपनी बेटी को बचाने में मदद करता है। दोनों जीप की तरफ भागते हैं और गोलियां चलाते हैं ताकि हेलीकॉप्टर मादा एलियन को लेकर निकल सके। फिर वे तेज रफ्तार से वहां से भागने लगते हैं। वे समुद्र किनारे रुककर मदद का संकेत भेजते हैं और मुरी डैन को जल्दबाजी में काम करने के लिए डांटती है। डैन कहता है कि वह सिर्फ उसे बचाना चाहता था, लेकिन मुरी बताती है कि उसने 12 साल की उम्र में परिवार छोड़ दिया था क्योंकि वह अपने सपनों को पूरा न कर पाने से दुखी था। जब मुरी 16 साल की थी, डैन का कार एक्सीडेंट हुआ और मुरी अस्पताल में उसके साथ थी जब उसकी मौत हो गई। मुरी बहुत दुखी है और डैन के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह भी अपने पिता जैसा बन गया है। अचानक डैन को समझ आता है कि अब वह जेम्स की बात समझ सकता है, जब जेम्स ने कहा था कि युद्ध ने उसे मानसिक रूप से बहुत बुरे हाल में छोड़ दिया था। मादा व्हाइट स्पाइक को समुद्र में बने मजबूत तेल प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है, जहां टाइम मशीन रखी हुई है। उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है और हर घंटे उसे ज्यादा मात्रा में बेहोशी की दवा दी जाती है। डैन और मुरी मिलकर एलियन के डीएनए की जांच करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वह जहर से खुद को मरने से कैसे बचाती है। ये बहुत कठिन काम है और कई दिन लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वे साथ में खाना खाते हैं और पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से बात करते हैं। डैन मुरी से कहता है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए और ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। मुरी बताती है कि उसने डैन को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि जब वे एक ताकतवर जहर बना लेंगे तो डैन उसे अतीत में ले जाकर बड़े पैमाने पर बनवा सकेगा
ताकि एलियंस के आने से पहले तैयार रखा जा सके। इसलिए वह आज रात ही काम खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है, क्योंकि डैन के जाने से पहले उसे काम पूरा करना है। डैन उसे मरने के लिए पीछे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुरी कहती है कि उसने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि वह अकेला इंसान है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। उसी समय मशीन एक ऐसा जहर तैयार कर देती है जो मादा व्हाइट स्पाइक पर 100% असर करेगा। तभी नर एलियंस का एक झुंड प्लेटफॉर्म पर हमला करने आ जाता है। डैन सोचता है कि हमले को रोकने के लिए मादा एलियन को मार देना चाहिए। मुरी कहती है कि उनके पास जहर का सिर्फ एक सैंपल है और यह अतीत में ज्यादा काम आ सकता है। सैनिक प्लेटफॉर्म की रक्षा करने लगते हैं और कई एलियंस लैब में घुसकर सब तोड़ देते हैं। मुरी और डैन हेलीपैड की तरफ भागते हैं, जहां से डैन को टाइम जंप करना है। वे रास्ते में कई एलियंस को मारते हैं, लेकिन मुरी को एक कील लग जाती है और वह घायल हो जाती है। डैन उसे सहारा देकर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत दर्द में है और प्लेटफॉर्म भी टूटने वाला है। अचानक एक एलियन आता है और मुरी को नीचे खींच ले जाता है। डैन उसे बचाने के लिए पीछे कूदता है। उसी समय टाइम मशीन चालू हो जाती है और डैन और बाकी लोग अतीत में वापस चले जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जहर की शीशी डैन के हाथ में सुरक्षित रहती है और नहीं टूटती। चार्ली ठीक है, लेकिन वह मानता है कि वह डर कर छिप गया था। डैन कहता है कि जहर का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके उसे भविष्य में भेजना चाहिए। हार्ट बताता है कि टाइम मशीन अब काम नहीं कर रही, क्योंकि दूसरी तरफ एलियंस ने उसे नष्ट कर दिया है। अब वे भविष्य में दोबारा नहीं जा सकते, मतलब सब खत्म हो गया। डैन घर लौटता है और हैरान है कि वह अपने परिवार के साथ फिर से है। रात को उसे नींद नहीं आती और वह बार बार छोटी मुरी को देखने जाता है कि वह जिंदा है। एमी पूछती है तो डैन सब कुछ बताता है और कहता है कि वह अभी भी हल ढूंढेगा। एमी कहती है कि एलियंस 2048 में रूस पर हमला करेंगे, लेकिन किसी ने जहाजों को आते नहीं देखा। शायद वे उसी साल बाहर निकलते हैं, लेकिन पहले से ही बर्फ में छिपे होते हैं, इसलिए उन्हें पुराने सालों की जांच करनी होगी। अगले दिन डैन तुरंत काम शुरू कर देता है। वह डोरियन से मिलता है और कहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। उन्हें समझ नहीं आता कि एशिया की राख रूस तक कैसे पहुंची। मार्टिन बताता है कि हजारों साल पहले एशिया में बड़ा ज्वालामुखी फटा था। राख उड़कर रूस के पानी में गिर सकती थी और बाद में बर्फ बन गई। मतलब एलियंस पहले से ही धरती पर बर्फ के नीचे जमे हुए थे। 2048 में जलवायु परिवर्तन से बर्फ पिघलेगी और वे जाग जाएंगे। वे सरकार को बताते हैं, लेकिन सबूत न होने से मदद नहीं मिलती। जब जेम्स सुनता है कि डैन को उसकी मदद चाहिए, तो वह मदद करने के लिए मान जाता है। मिशन करते समय भले ही यह काम बहुत अजीब या खतरनाक क्यों न लगे, हार्ट नाम की महिला से संपर्क करता है। हार्ट ने भविष्य में मूरी के साथ काम किया था और वह अपने पसंदीदा लीडर का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए तैयार है। हार्ट अपने साथ सैनिकों की टीम लाती है, कई हथियार लाती है और उस जहर की कुछ कॉपियां भी लाती है। पूरी टीम रूस जाने के लिए निकलती है। चार्ली कहता है कि इस बार वह डर कर नहीं छिपेगा, बल्कि बहादुरी दिखाएगा। जब वे साइंस अकादमी वाले ग्लेशियर बर्फीले इलाके में पहुंचते हैं, वे वहां किसी असामान्य चीज के सबूत ढूंढना शुरू करते हैं। वे रुक जाते हैं क्योंकि उनकी मशीनें सही काम नहीं कर रही हैं। कारण ये है कि वहां अजीब मैग्नेटिक फील्ड है। वे बम लगाकर जमीन में बड़ा गड्ढा बना देते हैं। डैन कहता है कि जहाज के अंदर जाना बहुत जोखिम भरा है और वे सरकार को बता सकते हैं कि उन्हें सबूत मिल चुका है, लेकिन टीम मानती है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए अब जिम्मेदारी उनकी है। वे बर्फ काटने वाली मशीन चेन सॉ से रास्ता बनाते हैं और जहाज के अंदर चले जाते हैं। चार्ली और जेम्स बाहर रहते हैं ताकि अगर कोई एलियन भागे तो वे उसे रोक सकें। वे जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और समझते हैं कि यह जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। एलियंस पृथ्वी पर आने का इरादा नहीं रखते थे। हैरानी की बात है कि जहाज का पायलट व्हाइट स्पाइक नहीं है। दूसरे कमरे में उन्हें कई पॉड्स में असली व्हाइट स्पाइक्स मिलते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि वे माल कार्गो थे। टीम उन पॉड्स में जहर इंजेक्ट करती है। व्हाइट स्पाइक्स दर्द से तड़पते हैं और मर जाते हैं। इससे साबित होता है कि जहर काम करता है, लेकिन उनकी चीखों से बाकी एलियंस जाग जाते हैं। वे अपने पॉड तोड़कर बाहर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। टीम कई एलियंस को मार देती है, लेकिन कुछ भाग निकलते हैं। डोरियन कहता है कि अब जहाज को बम से उड़ाना ही आखिरी रास्ता है। वह डैन को अपना पंजा देता है और खुद पीछे रुककर बम फोड़ने को तैयार होता है। जेम्स भागते एलियंस पर गोली चलाता है। चार्ली की बंदूक जाम हो जाती है तो वह चेनसॉ से लड़ता है। इंतजार न कर पाने पर डोरियन बम विस्फोट कर देता है। वह खुद भी मर जाता है और एलियंस को साथ ले जाता है। जेम्स बताता है कि एक लाल पेट वाली मादा एलियन भाग गई है। वे समझते हैं कि वह रानी है। जेम्स ने कपड़ों से स्नोमैन बनाया था। रानी उसे इंसान समझकर हमला करती है। डैन स्नोमोबाइल से रानी को टक्कर मारता है। पिता पुत्र मिलकर गोली चलाते हैं। वे उसे चट्टान से गिरा देते हैं। डैन उसके मुंह में कील घोंप देता है।
जेम्स कुल्हाड़ी से हमला करता है। डैन उसके पैर में जहर इंजेक्ट करता है। रानी अपना पैर काट देती है ताकि जहर न फैले। जेम्स अपना खून दिखाकर उसका ध्यान अपनी ओर करता है। डैन रानी पर कूदकर डोरियन के पंजे से उसकी गर्दन काट देता है और उसे खत्म कर देता है। दुनिया भर की खबरों में रूस के धमाके की बात आती है। सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश करती है। डैन घर लौटता है, अपने परिवार से मिलता है। जेम्स अपनी पोती से मिलता है। अब वे सब मिलकर बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम करेंगे। यदि आपको मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन दबाएं।